मायापुर नाम के एक गांव में कल्पना नाम की एक बहुत ही दयालु औरत रहती थी। कल्पना हर किसी की मदद किया करती थी। वो बहुत ही नेक दिल की औरत थी। कल्पना को बच्चों से बहुत लगाव था। उसकी कोई भी अपनी संतान नहीं थी। वो एक बांझ औरत थी। इस वजह से कल्पना को गांव वालों के बहुत ताने सुनने को मिलते थे। कोई भी कल्पना से सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक दिन की बात है, कल्पना किसी काम से बाजार गई थी। बाजार में कल्पना को एक बहुत प्यारी बच्ची दिखती है जो अकेले खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। कल्पना तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम सच में बहुत ही प्यारी हो। परंतु वो बच्ची कल्पना के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। वो रोने लगती है। उस बच्ची को रोता देखकर कल्पना इधर उधर देखने लगती है। फिर उस बच्ची से कहती है, अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ। कल्पना की बात सुनकर वो बच्ची फिर से जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे, तुम तो रोने लगी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मुझे मेरी मम्मी नहीं मिल रही है। मैं मम्मी के साथ बाजार आई थी, गलती से मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रही हैं। पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ चली गई। अरे बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मी को ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले तुम कुछ खा लो। कल्पना उस बच्ची को गोलगप्पे खिलाती है। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसकी मम्मी को ढूंढने लगती है। जैसे ही कल्पना थोड़ा आगे बढ़ती है, पीछे से उस बच्ची की माँ आ जाती है और कल्पना से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाने की? तुम मेरी बच्ची को चुरा रही थी ना? तुम इसको अपने साथ ले जा रही थी ना? नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हारी बच्ची के साथ तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे बिना ये बहुत रो रही थी। चल झूठी, तू तो वही है ना जिसकी कोई संतान नहीं है। तेरी नजर हमेशा दूसरों के बच्चों पर होती है। अब तो पूरे गांव की औरतों को तुझसे अपना बच्चा बचा कर रखना चाहिए। ना जाने तू कब बच्चा चुरा ले, बांझ औरत। कल्पना को उस औरत की बातों का बहुत बुरा लगता है। कल्पना को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके ऊपर शब्दों के कड़वे बाण छोड़ दिए हों। ये सब सुनकर कल्पना वहाँ से चली जाती है और रास्ते के एक मंदिर में जाकर भगवान से एक बच्चे की गुहार करने लगती है। हे भगवान, मुझे छोटे बच्चों से बहुत प्यार है, फिर तुमने मुझे कोई बच्चा क्यों नहीं दिया? आखिर तुम मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दुख लिख दिया है? ऐसा कहकर कल्पना रोने लगती है। तभी उसे मंदिर के बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। शोर सुनकर कल्पना तुरंत मंदिर के बाहर आती है। वो देखती है कि सड़क पर एक गर्भवती गाय को कुछ दुकानदार मिलकर पीट रहे हैं। कल्पना तुरंत उनके पास जाती है और कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ये गाय गर्भवती है जिसे आप गौ माता कहकर पूजते हैं? आज उसी को इतनी बेरहमी से पीट रहे हैं। तभी उनमें से एक दुकानदार कहता है, ओ मैडम, अपना ज्ञान कहीं और जाकर देना। ये गाय हमारे फल खा रही थी, तो क्या हम इसको छोड़ दें? अपने सारे फल इसको खिलाकर अपना काम धंधा चौपट करवा ले। बड़ी आई गाय की हिमायती बनने। अगर इस गाय के लिए तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? दुकानदार की बात सुनकर कल्पना उनसे और ज्यादा बहस ना करते हुए उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गाय को देखकर कल्पना का पति किशन उससे कहता है, कल्पना, तुम ये गाय कहाँ से ले आई? अजी, मुझे ये गाय मंदिर के बाहर मिली। देखिए ना, ये गर्भवती हालत में है। इसको बहुत भूख लगी थी, इसलिए ये दुकानदार के फल खाने लगी। इस वजह से वो लोग इसकी पिटाई करने लगे। मुझे इस पर बहुत दया आ रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ अपने घर ले आई। कल्पना, आखिर कब तक तुम इसी तरह सबकी मदद करती रहोगी? तुम्हें तो हमारे घर की आर्थिक हालत के बारे में अच्छे से पता है ना। घर में हम दोनों अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में हम इस गाय के लिए चारा कहाँ से लाएंगे? जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान एक न एक दिन सब पर रहम बरसाता है। ये गाय मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आप देखिएगा, जिस दिन ये गर्भवती गाय अपने बच्चों को इस दुनिया में लाएगी, उस दिन हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर कल्पना अपने घर के अंदर जाती है और अपने हिस्से की रोटी लाकर गाय को खिला देती है और खुद भूखी सो जाती है।
अगले दिन सुबह उठकर कल्पना जंगल से उस गाय के लिए चारा लेकर आती है। वो खुद भूखी रहकर उस गर्भवती गाय को खाना खिलाया करती थी। अब तो लोग कल्पना का और भी ज्यादा मजाक बनाने लगे थे। लोगों की बात से कल्पना को बहुत दुख होता था, परंतु वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन कल्पना गाय के पास जाकर कहती है, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो कि तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, वरना मेरी किस्मत तो इतनी फूटी है कि मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती। पता नहीं भगवान ने मेरे जीवन में इतना बड़ा कलंक क्यों लगाया है। इतना कहकर कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल्पना को रोता देख एकदम से वो गाय बोलने लगती है, नहीं कल्पना, तुम अपनी किस्मत को मत कोसो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम तो एक बहुत दयालु औरत हो, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हारे लिए भी जरूर करूंगी। गाय को इस तरह इंसानी भाषा में बोलता देख कल्पना हैरान हो जाती है और गाय से कहती है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? तुम सच में मुझसे बात कर रही हो? हाँ कल्पना, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती हूँ। गाय के इतना कहने पर वहाँ बहुत तेज प्रकाश होता है और कल्पना की छोटी सी झोपड़ी एक बड़े महल में बदल जाती है। ये सब देखकर कल्पना बहुत हैरान होती है। उसको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कल्पना उस गाय से कहती है, हे जादुई गाय, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। कल्पना के इतना कहने पर वो गाय एक देवी के रूप में बदल जाती है और कल्पना से बोलती है, कल्पना, मैं गौ माता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं ये देखने आई थी कि क्या तुम सच में दयालु हो या सिर्फ अच्छी बनने का ढोंग करती हो। लेकिन मैं गलत थी कल्पना, तुम सच में एक बहुत अच्छी और दयालु औरत हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए तुम मांग सकती हो, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। गौ माता की ये बात सुनने के बाद कल्पना कहती है, गौ माता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही विनती है, मुझे बस माँ बनने के योग्य बना दीजिए। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। अब मैं दुनिया के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मुझे अब और बांझ होने का कलंक नहीं चाहिए। कल्पना की इस बात पर गौ माता उसे तथास्तु बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कल्पना को चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर से इलाज करवाने पर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात से कल्पना और उसका पति किशन बहुत खुश होते हैं। किशन कल्पना से कहता है, कल्पना, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। तुम माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ। आप सही कह रहे हैं जी, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। हम दोनों को मिलकर गौ माता का धन्यवाद करना चाहिए। उन्हीं की वजह से हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। उन्होंने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। उसके बाद किशन और कल्पना मिलकर गौ माता का धन्यवाद करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पूरे 9 महीने बाद कल्पना एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। वो दोनों मिलकर उसका नाम युवराज रखते हैं। अब कल्पना के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो अपने पति और अपने बच्चे के साथ अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगती है। बेशरम दर्जी और भोली बहू। रामपुर गांव में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी था, अशोक। अशोक बहुत ही बदमाश किस्म का इंसान था। जब भी उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने उन्हें गलत तरह छूने की कोशिश करता था। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं, ये तो थोड़ा पुराना है ना, और आप कह रही हो कि इसी नाप का सूट बना दूं। ऐसा थोड़ी होता है। इतने महीनों में आपका कमर का साइज घटा या बढ़ा तो होगा ही ना। अगर मैं पुराने सूट के नाप से ही नया सूट बना दूंगा तो फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। उस औरत के इतना कहने पर ही अशोक अपने गले में डले इंची टेप से नाप लेने लगता है। आधे घंटे वो नाप लेने में ही लगा देता है। अरे अशोक, शाम तक नाप ही लेते रहोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है अशोक दर्जी। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। ठीक से नाप लूंगा तभी तो अच्छा सूट बनेगा आपका। अब उसकी इस बात पर उसे क्या ही कोई बोलता। उस औरत के जाने के बाद अशोक उस औरत के ख्यालों में खो जाता है और मन ही मन कहता है, क्या फिगर थी भाभी जी की। इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं।
वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। अशोक अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता था। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें निर्मला, उसकी बेटी रुचि और उसका बेटा आशु और आशु की बहू खुशबू। आशु की अभी अभी शादी हुई थी। खुशबू बहुत ही भोली भाली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। खुशबू माथे पर घूंघट किए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी गरम गरम अदरक वाली चाय। निर्मला ने चाय उठा ली। खुशबू वहाँ से जाने लगी। तभी निर्मला बोली, बहू 1 मिनट रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ जी? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी ना हूँ। अच्छा इधर बैठ। बोलिए माँ जी। तेरी शादी को लगभग 2 महीने होने वाले हैं। कब तक तू इन साड़ी और घूंघट में रहेगी? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। देखो, तुम हमारी पीढ़ी की तो हो नहीं कि तुम हर समय साड़ी पहन सको। तुम सूट सलवार पहन सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं। मुझे लगा शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। ऐसा किसने कहा तुमसे? तभी निर्मला ने अपनी बेटी रुचि को आवाज लगाई, रुचि, ओ रुचि। रुचि उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। हाँ माँ, बोलो। बेटी कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, मेरा कॉलेज जाने का समय है। पर आज तो संडे है ना? निर्मला ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। तभी रुचि कैलेंडर के पास गई और बोली, कैलेंडर जनवरी का लगा हुआ था और अभी फरवरी चल रहा है। अच्छा बता तो दो, आप मुझे बुला क्यों रही थी? तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े हैं ना जो तुमने पिछले महीने खरीदे हैं, वो तुम भाभी को दे दो। तुम्हारी भाभी अशोक टेलर के पास जाकर वो सूट सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। रुचि ने सूट के कपड़े अपने भाभी को दे दिए और वो कॉलेज चली गई। बहू ये लो, ये 4 सूट के कपड़े हैं। पास ही में एक अशोक टेलर की दुकान है, इनको वहाँ ले जाओ और अपना नाप देकर इनको सिलवाओ। माँ आप भी साथ चलिए ना। नहीं बहू, मेरे घुटने में तो दर्द होता है, तुम अकेली चली जाओ। ऐसा सुनकर खुशबू अकेली ही अशोक टेलर के पास चली जाती है। जैसे ही अशोक टेलर खुशबू को देखता है तो वो कहता है, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। अशोक खुशबू को घूर घूर कर देख रहा था। बताइए भाभी जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे ये सूट के कपड़े सिलवाने हैं। कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? ये पटियाला क्या होता है? अरे पटियाला नहीं पता क्या आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत फेमस है। ऐसा कहकर अशोक ने दुकान पर रखे कुछ सैंपल उसे दिखाए। खुशबू को वो पसंद आ गए। हाँ आप ऐसे ही सूट सिल दो मेरे। ठीक है, इससे अच्छा बना कर दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको देना होगा। क्या देना होगा? वो नाप देना होगा। बिना नाप में कैसे बनाऊंगा आपका सूट? उसके बाद अशोक खुशबू का नाप लेने लगा। अशोक को पहले ही पता लग चुका था कि खुशबू बहुत भोली भाली लड़की है। अशोक बहुत देर तक नाप लेता ही रहता है। वो नाप लेने के भ्रम में खुशबू को बार बार छू रहा था और वो छूना नॉर्मल छूना नहीं था। खुशबू को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए दूर हट जाइए। अरे क्या हो गया भाभी जी, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? आप कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर। अब ये क्या बात हुई? नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आँखों में कोई मशीन तो सेट है ही नहीं जो मैं देखते ही सारा नाप ले लूंगा। अशोक अलग अलग बातें बनाकर अपनी गलतियों को छुपा रहा था, लेकिन खुशबू भोली भाली थी, लेकिन बच्ची तो नहीं। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। आप तब से बोले जा रहे हो और मैं सुने जा रहा हूँ। मुझे कोई 1-2 साल नहीं हुए यहाँ पर, सालों से काम करता हूँ यहाँ पर। आज से पहले किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। ऐसा सुनकर खुशबू वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर निर्मला को सारी बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है। उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। वो तो शक्ल से ही बदमाश लगता है।
अच्छा ठीक है, रुचि को आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। रुचि घर लौटती है और वो तीनों एक प्लान बनाते हैं। इस बार रुचि अशोक की दुकान पर गई। अपनी आदत से मजबूर अशोक बेशर्मी के साथ नाप लेने लगा। इस बार उसकी सारी हरकत खुशबू फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। खुशबू पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस को देखकर अशोक के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों रे, तू ही है ना अशोक टेलर? जी सर, मैं ही हूँ। क्यों, कोई बात हो गई है क्या? ऐसा सुनने पर पुलिस वाला उसे एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद खुशबू वो वीडियो पुलिस वाले को दिखाती है। बेशरम, तू यही करता है दुकान पर? चल तू थाने चल, तेरी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। तुझे इतना मारूंगा कि तेरी सारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। उसके बाद में पुलिस वाला अशोक को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाता है। उस पर मुकदमा चला और उसे 7 साल की सजा हुई। खुशबू भले ही भोली भाली थी, लेकिन उसने गलत पर आवाज उठाई और ऐसे बदतमीज आदमी को उसके किए की सजा दिलवा दी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। रजतपुर गांव में सुष्मिता अपनी सास कलावती के साथ रहती थी। सुष्मिता की नई नई शादी हुई थी। सुष्मिता का पति राजेश शहर में मजदूरी का काम करता था और सुष्मिता गांव में अपनी सास कलावती की सेवा करती थी। लेकिन कलावती कभी भी सुष्मिता से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि सुष्मिता के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस कारण वो अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। कलावती कभी उसके गरीबी को लेकर उसे ताने देती, तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है? सब्जी में जरा सा भी मसालों का टेस्ट ही नहीं है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? न सब्जी में जरा सा स्वाद है और न रोटी गोल बनी है। बेचारी सुष्मिता इन सब से बहुत दुखी रहा करती थी। कलावती सुष्मिता से घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी सुष्मिता को अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन सुष्मिता बहुत ही प्यार से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना चखकर कलावती कहती है, करम जली नाश पीटी, ये कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी जली हुई है और रोटियां सारी कच्ची है। चल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब निकल जा मेरे घर से। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। जाकर अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद यहाँ आना। कलावती बेचारे सुष्मिता को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। उसके पास अपने मायके जाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसका मायका किसी दूसरे गांव में था, जो यहाँ से काफी दूर था। सुष्मिता पैदल ही चलने लगी। काफी दूर पैदल चलते चलते सुष्मिता थक गई और एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, काश मैं घर से कुछ खाने को लेकर चलती। अब तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। यहाँ आसपास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी तो मुझे बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी कैसे अपनी माँ के पास जाऊंगी? सुष्मिता ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक थाली में खाना और नोटों की गड्डी आ जाती है। ये देखकर सुष्मिता चौंक जाती है। अरे, ये पैसे और ये खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ के छांव के नीचे सुष्मिता बैठी थी, उस पेड़ में से एक परी निकलकर आई और बोली, मैं हरियाली परी हूँ और तुम्हें पैसे और खाना मैंने दिया है, क्योंकि मैं दुखी और परेशान लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तुमने इस पेड़ के नीचे बैठकर खाने और पैसे की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम यहाँ बैठकर अकेली क्या कर रही हो? परी की बात सुनकर सुष्मिता ने परी को सारी बात बताई। ये सुनकर परी बोली, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर तुम जो बोलोगी वो सब सच हो जाएगा। परी की बात सुनकर सुष्मिता बहुत खुश हो गई और परी से वो जादुई नेल पॉलिश ले ली और परी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सुष्मिता ने भरपेट खाना खाया और सोचने लगी, अभी अगर मैं अपने ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, वहीं कुछ दिन रहकर अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर उन पैसों से सुष्मिता अपने मायके पहुँच गई और अपनी माँ कमला को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताई। सुष्मिता बेटा,
ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुझे अपने ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ माँ, और अब इस जादुई नेल पॉलिश की वजह से आप लोगों की भी गरीबी दूर हो जाएगी। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और बाबा को भी अब काम करने की जरूरत नहीं है। चलो माँ, अब मैं इस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हूँ। सुष्मिता उस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर अपने मन में सोचती है, हे जादुई नेल पॉलिश, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे खासे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। सुष्मिता के इतना सोचते ही वहाँ ढेर सारे रुपए पैसे आ जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता के माता पिता चौंक जाते हैं। हाँ, इतने सारे रुपए। माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। जब तक यहाँ हूँ रोज जादुई नेल पॉलिश से आप लोगों के लिए पैसे मांगूंगी। सुष्मिता बेटी, तेरे कारण हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। जुग जुग जियो मेरी बेटी। सुष्मिता जितने दिन अपने मायके में रुकी, रोज जादुई नेल पॉलिश से अपने माता पिता के लिए ढेर सारे पैसे मांगती और जादुई नेल पॉलिश उसे ढेर सारा पैसा देता और वो सारा धन सुष्मिता अपने माता पिता को दे देती। इस तरह कुछ ही दिनों में सुष्मिता के माता पिता अमीर हो गए। एक दिन सुष्मिता अपनी माँ और पिताजी से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं। अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है बिटिया, लेकिन वहाँ तुम अपना और इस जादुई नेल पॉलिश का ध्यान रखना। और ये ले, ये सामान तू अपनी सास के लिए ले जा। कमला अपने माता पिता के गले लगकर वापस अपने ससुराल आने लगती है। सुष्मिता के माता पिता ने उसके और उसकी सास के लिए बहुत सारे महंगे कपड़े और गहने दिए थे। वो सारा सामान और जादुई नेल पॉलिश लेकर सुष्मिता अपने ससुराल पहुंच जाती है। आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? माँ जी, अब आप चिंता मत करिए, मैं अब घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। तभी कलावती की नजर सुष्मिता के थैले पर गई। ये थैले में क्या लेकर आई हो? माँ जी, वो माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भिजवाए हैं। सुष्मिता ने कपड़े और गहने निकालकर अपनी सास को दिए। ये सब देखकर कलावती चौंक गई। अरे, ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं और ये सोने के जेवर। आखिर तुम्हारे माता पिता के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी कलावती की नजर थैले में रखी जादुई नेल पॉलिश पर गई। ये क्या लाई हो, नेल पॉलिश? यहाँ घर में नेल पॉलिश नहीं थी क्या, जो मायके से नेल पॉलिश खरीद कर लाई हो? वो माँ जी, जब मैं बाजार गई थी तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने खरीद लिया। चल ठीक है, अब ये सारा सामान रख दे और मेरे लिए जल्दी से खाना बना। ये सुनकर सुष्मिता मन में सोचती है, सफर से थक कर आई हूँ, मुझसे अभी खाना नहीं बनाया जाएगा। क्यों ना मैं जादुई नेल पॉलिश लगाकर इससे खाना मांग लूँ। फिर सुष्मिता सारा सामान कमरे में रखकर जादुई नेल पॉलिश को लेकर रसोई में गई और उसे अपने हाथों पर लगाते हुए बोली, हे जादुई नेल पॉलिश, मैं सफर से थक जाने के कारण खाना बनाने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपया करके तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट कर दो। सुष्मिता के इतना कहते ही वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। ये देखकर सुष्मिता बहुत खुश हो गई। फिर वो अपनी सास कलावती के पास गई और बोली, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना बन गया? तू मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? कलावती किचन में जाती है और वहाँ ढेर सारा पकवान देखकर सुष्मिता से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैं मायके से सब सीख कर आई हूँ। माँ ने मुझे मिनटों में खाना बनाना भी सिखा दिया है। कलावती को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसने फिर भी बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ, तूने खाना अच्छा बनाना सीख लिया। ये सुनकर सुष्मिता मन में कहती है, माँ जी, फायदा तो मुझे बहुत हुआ, पर अब जाने दीजिए, आप बस चाव से खाना खाइए। इस तरह से दिन गुजरने लगे। कलावती सुष्मिता को जो काम भी बोलती, सुष्मिता जादुई नेल पॉलिश की सहायता से वो काम मिनटों में कर देती। फिर एक दिन सुष्मिता का पति राजेश शहर से घर आया। राजेश को परेशान देखकर सुष्मिता ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप जब से शहर से आए हैं परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं सुष्मिता, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आऊंगा, लेकिन शहर में मेरे मेहनत की जो मजदूरी मिलती है
वो वहीं रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब आपको शहर जाके मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो सुष्मिता? अगर मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूँगा तो यहाँ तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे होगा? सुनिए मेरी बात। सुष्मिता राजेश को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताती है और जादुई नेल पॉलिश से ढेर सारे पैसे मांगकर भी दिखाती है। ये सब करते हुए चुपके से कलावती ने देख लिया। तो ये राज है इस कलमुही के अमीर होने का। मैं इस जादुई नेल पॉलिश को ही चुरा लूंगी। हाँ। उसी रात सबके सो जाने पर कलावती चुपके से सुष्मिता के कमरे में घुसकर वो नेल पॉलिश चुरा लेती है और उसे लगाकर उससे ढेर सारे पैसे मांगती है। तभी जादुई नेल पॉलिश में से एक डंडा निकलकर कलावती की जमकर पिटाई करने लगता है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, इस डंडे को रोको नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। कलावती की चीख की आवाज सुनकर सुष्मिता और राजेश दोनों भागकर आते हैं। सुष्मिता, इस डंडे को रोको नहीं तो माँ मर जाएगी। जादुई नेल पॉलिश, इस डंडे को रोको। फिर सुष्मिता और राजेश ने कलावती की मरहम पट्टी की। कलावती को अब अच्छा सबक मिल चुका था। एक समय की बात है, एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक बहादुर और नेक राजा राज करता था। प्रताप सिंह का अर्जुन नाम का एक बेटा था। अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल था। शिकार करना तो उसे बेहद ही पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जंगल में जाता था। ऐसे ही एक दिन अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर गया, लेकिन तभी मौसम बिगड़ा और बहुत तेज बारिश होने लगी। साथ में ठंडी हवाएं भी चलने लगी। इसलिए अर्जुन और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में अर्जुन अपने दोस्तों से अलग हो गया। अर्जुन जंगल में रास्ता भटक जाता है। धीरे धीरे बारिश थम जाती है। फिर अर्जुन खुद से ही कहता है, ये जंगल तो खतरनाक है। यहाँ मुझे जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अर्जुन की नजर एक गुफा पर जाती है। अर्जुन गुफा के अंदर चला जाता है। आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा सोचकर अर्जुन गुफा के आगे आग जला लेता है और गुफा के अंदर सो जाता है। पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह जब वो गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली छाई हुई है। प्रकृति का इतना सुंदर रूप देखकर अर्जुन भूख प्यास सब भूल जाता है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। अर्जुन उस घर के अंदर जाता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। तब उसे घर के पीछे एक बहुत ही प्यारा फूलों का बगीचा दिखाई देता है। वो बगीचा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके अंदर एक सुंदर सी दिखने वाली परी थी। वो परी इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन उसकी खूबसूरती में खो गया। परी अर्जुन को देख मुस्कुराने लगी और बोली, आप कौन हो और आपका नाम क्या है? आप किसी की तलाश में हो क्या? परी की इतनी प्यारी आवाज सुनकर अर्जुन को उससे प्यार हो जाता है और वो कहता है, हाँ, मैं किसी को ढूंढ रहा था पर अब नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि शायद वो मुझे मिल गई है। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं इस जंगल में अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर आया था, लेकिन कल रात वाले तूफान की वजह से हम लोग अलग अलग हो गए और मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, जब तक आप चाहें मेरे इस छोटे से घर में रह सकते हैं। मैं जंगल की इस तरफ आया ही नहीं था। इधर इतनी ज्यादा हरियाली और इतना सुंदर बगीचा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सच बता रहा हूँ, ये दृश्य देखकर तो मेरा मन तृप्त हो गया। ये प्यारे प्यारे सुंदर फूल मन को कितनी शांति प्रदान कर रहे हैं। ये बगीचा मैंने बनाया है। इतने सुंदर सुंदर फूल मैंने उगाए हैं क्योंकि मेरे पास एक खास शक्ति है। मैं इन फूलों में चमक डाल सकती हूँ, यहाँ तक कि इनसे बात भी कर सकती हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं फूल परी हूँ। इन फूलों के बिना मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। इन फूलों की सेवा करना ही मेरा कार्य है। अच्छा, ऐसी बात है, तभी तुम इतनी खूबसूरत हो। अच्छा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, आप मेरे साथ घर के अंदर चलिए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। आपने कल रात से कुछ खाया नहीं होगा। मैं आपको खाना परोसती हूँ, फिर आप जी भरकर पानी पी लीजिएगा।
परी अर्जुन को घर के अंदर लेकर जाती है और उसे अपने हाथों का बना हुआ साधारण सा खाना खिलाती है। अर्जुन को परी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमेशा से महल का शाही खाना खा खा कर वो उब चुका था। खाना खाते खाते वो परी से पूछता है, तुम एक परी होकर इतने छोटे से घर में रहती हो, और मैंने तो सुना है परियां परीलोक में रहती हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? मेरा नाम फूल परी है और तुमने सही कहा, मैं अकेली रहती हूँ। मैं परीलोक में इसलिए नहीं रहती क्योंकि मेरे गुलाब के फूल का कांटा गलती से रानी परी के हाथ में चुभ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा पृथ्वीलोक पर रहूं। आप ये बताइए, क्या आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया? हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। क्या आज रात में यहीं रुक सकता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो? आप एक राजकुमार हैं। अगर आप मेरे इस छोटे से घर में रहोगे तो मुझे इससे खुशी ही मिलेगी ना। उन दोनों ने ढेर सारी बातें की। रात होने पर फूल परी ने अपने और राजकुमार के लिए खाना बनाया। दोनों ने मिलकर बड़े ही स्वाद से वो खाना खाया। अगली सुबह अर्जुन परी से पूछता है, परीलोक में तुम्हारा कोई तो अपना होगा ना? क्या वो तुमसे कभी मिलने नहीं आता? परीलोक में मेरी माँ रहती है, वो मुझसे मिलने अक्सर आती रहती है। मेरी माँ कल ही आने वाली है। आप एक दिन और रुक जाइए, फिर मैं आपको अपनी माँ से भी मिलवाऊंगी। अर्जुन परी की बात मान लेता है। अगले दिन परीलोक से परी की माँ उससे मिलने आती है। परी अपनी माँ को राजकुमार अर्जुन से मिलवाती है। फूल परी की माँ एक राजकुमार को इतने छोटे से घर में रहता देख बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, फूल परी, आज मैं आई हूँ, इसलिए राजकुमार के लिए बहुत अच्छा और शाही खाना बनाना। तभी राजकुमार एकदम से बोल उठता है, नहीं परी जी, मुझे आपकी बेटी के हाथ का सादा खाना ही बहुत अच्छा लगता है। महल का शाही खाना खा खा कर तो मैं उब चुका हूँ। उस दिन तीनों मिलकर खूब बातें करते हैं। फिर एकदम से फूल परी के वहाँ से जाने के बाद राजकुमार अर्जुन फूल परी की माँ से कहता है, परी माँ, मुझे आपकी बेटी फूल परी से प्यार हो गया है। क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? फूल परी की माँ कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। आप एक राजकुमार हैं और हम परी साम्राज्य के। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए परी माँ, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं फूल परी से ही शादी करूँगा। परी माँ खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर फूल परी आ जाती है। फूल परी को देख उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। फिर अर्जुन फूल परी से कहता है, तुम्हारी माँ ने तो मुझे मंजूरी दे दी है। तुम क्या चाहती हो, मैं वो जानना चाहता हूँ। फूल परी भी अपनी मंजूरी दे देती है, लेकिन वो अर्जुन से कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं फूल परी हूँ और मुझे रानी परी का श्राप भी मिला हुआ है, इसलिए मैं इस जंगल को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। तो शादी के बाद आपको मेरे साथ यहीं रहना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद अगले ही दिन दोनों शादी कर लेते हैं। परी माँ वापस परीलोक चली जाती है। फिर फूल परी और अर्जुन एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखते देखते उनकी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब अर्जुन और फूल परी बगीचे में एक साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तभी अर्जुन ने देखा कि वहाँ पर सैनिकों के साथ मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री ने अर्जुन से कहा, राजकुमार, 2 महीने से राजा और रानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी की तबीयत आपकी चिंता में खराब होती जा रही है और रानी की देखभाल के कारण राजा का राजपाट पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए हम आपको ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं। अपने माता पिता के लिए वापस राज्य को चलिए। नहीं मंत्री जी, आप वापस जाकर पिताजी से कह दीजिएगा कि मैंने फूल परी से शादी कर ली है और मैं उसके साथ यहाँ इसी जंगल में रहूंगा। आप वापस जाकर मेरा ये समाचार उन तक पहुँचा दीजिए। मंत्री के बार बार विनती करने पर भी राजकुमार अर्जुन उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचकर वो उनके साथ राज्य वापस चलने के लिए तैयार हो गया। फूल परी अपने फूलों को छोड़कर राजकुमार के साथ उसके राज्य नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन फूलों की देखभाल करना उसका कार्य था और ऊपर से उसको रानी परी का श्राप भी था। इसलिए राजकुमार ने एक कंगन परी को अपनी निशानी के रूप में दिया और उससे विदा लेकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ा।
2 महीने बाद राजकुमार के लौटने की वजह से पूरी प्रजा बहुत खुश थी। पूरे राज्य में त्योहार जैसा माहौल था। अर्जुन के माता पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी अनुमति के बगैर कभी शादी नहीं करेगा। जब अर्जुन ने उन्हें फूल परी के बारे में बताया तो उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ महीनों बाद राजा और रानी राजकुमार अर्जुन की दूसरी शादी जबरदस्ती किसी और राजकुमारी के साथ करा देते हैं। अर्जुन अपने माता पिता के आगे कुछ नहीं कर पाता और उसे शादी करनी ही पड़ती है, लेकिन उसे फूल परी की चिंता सताए जा रही थी। दूसरी तरफ जंगल में फूल परी ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया और उसने अपने बेटे का नाम सूर्या रखा। धीरे धीरे सूर्या बड़ा होने लगा। सूर्या अपने पिता की तरह ही धनुर्विद्या में परिपूर्ण था। उसे अपने पिता के बारे में सब कुछ अपनी माँ द्वारा पता चल गया। वो बड़ी ही होशियारी से अपने पिता के राज्य में चोरियां किया करता था। अमीर लोगों के यहाँ से चोरी करके वो गरीब लोगों में बांट दिया करता था और अपने लिए कुछ नहीं रखता था। ये खबर एक दिन अर्जुन तक पहुँची। अब राज्य का कार्यभार वही संभालता था। उसने सैनिकों से कहा, हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। पूरे राज्य में ये ऐलान कर दो कि वो चोर जो भी है, अगर वो ईमानदार है तो अपने आप दरबार में आकर अपनी गलती कबूल कर ले। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। सैनिक अर्जुन के कहे अनुसार प्रजा में जाकर ये ऐलान कर देते हैं। सैनिकों का ये ऐलान सूर्या भी सुन लेता है। वो जानता था कि राजा अर्जुन अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए वो अगले दिन दरबार में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। राजा अर्जुन को उसकी सच्चाई से प्रेम हो जाता है। जैसे ही वो सूर्या को देखता है तो उसको उसके साथ कुछ अपनापन महसूस होता है। वो उससे सवाल करने लगता है, तुम चोर होकर भी चुराया हुआ धन खुद इस्तेमाल ना करके गरीबों में बांट देते हो। तुम्हारा ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी माँ एक परी है और परियां लोगों की मदद करने के लिए ही बनी होती है। मेरी माँ किसी कारणवश लोगों की मदद नहीं कर पाती, इसलिए उनकी जगह मैं मदद करता हूँ। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है और ना ही ज्यादा धन है, इसलिए मेरा मदद करने का तरीका थोड़ा अलग है। अति उत्तम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। राजा अर्जुन के माता पिता ने जिस राजकुमारी से अर्जुन की शादी कराई थी, उससे उनको एक पुत्री हो चुकी थी जो कि अब विवाह योग्य थी। इसलिए अर्जुन ने सूर्या के सामने ये प्रस्ताव रखा। सूर्या जानता था कि राजा अर्जुन उसके पिता हैं। इस रिश्ते से उसकी बेटी उसकी बहन लगेगी, इसलिए वो कहता है, माफ कीजिएगा राजा, लेकिन मैं अपनी बहन से विवाह नहीं कर सकता। वो मेरी बहन लगती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। शायद आप भूल गए हैं कि जंगल में जाकर आपने एक फूल परी से विवाह किया था। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। अपने राज्य वापस लौटने के बाद आपने कभी मेरी माँ के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मैं गुस्से में आपके राज्य के अमीर लोगों के यहाँ चोरी किया करता था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। असल में वो फूल परी से बहुत प्यार करता था। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन राज्य के कार्यभार के चक्कर में नहीं जा पाया। अपने बेटे को देख राजा अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। ये तो फूल परी की आवाज है। कहाँ है वो? फूल परी अर्जुन के सामने आती है। तब अर्जुन कहता है, लेकिन तुम तो उन फूलों को छोड़कर नहीं आ सकती थी और तुम्हें रानी परी का श्राप था, फिर तुम यहाँ कैसे आई? रानी परी ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया अर्जुन, और जब मेरा पुत्र हुआ तो मैं उसके लालन पालन में इतना खो गई कि मेरे वो सारे फूल मुरझा गए और मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती थी। इसलिए फूलों को सुंदर बनाने और उसे बात करने की शक्ति मुझसे चली गई। ओ, ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अर्जुन फूल परी से माफी मांगता है। वो उसे माफ कर देती है। फिर पूरी प्रजा के सामने राजा अर्जुन अपनी बड़ी रानी के रूप में फूल परी को अपनाता है और अपने बेटे को अपना अगला उत्तराधिकारी बना देता है। इस तरह वो पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।